अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल और डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि अफेक्ट करता है कि किस तरह जो है वो हम इंटरेक्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर, या किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, लर्न करते हैं और बिहेव करते हैं। बेसिकली ये जो डिसऑर्डर है ये कॉमन होता है बच्चों में, कि बच्चे जो हैं वो किस तरह इंटरेक्ट करते हैं दूसरों के साथ, किस तरह बातचीत करते हैं, या क्या क्या चीज़ें लर्न करते हैं, या उनका बिहेवियर क्या है। इसके अलावा ये अब विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत एक कॉमन डिसऑर्डर हो गया है आजकल के ज़माने में। इसके अलावा जो बहुत कॉमन सिम्टम्स होते हैं ऑटिज़म के, वही होते हैं किस तरह के जो बच्चे होते हैं वो आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, एक जो बिहेवियर होता है उसको बार बार करते रहते हैं। इसके अलावा इनकी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस होती है किसी एक ऑब्जेक्ट के साथ, किसी एक टॉय के साथ इनकी जो अटैचमेंट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा जो इनकी रूटीन है ना वो उसको रिचुअल की तरह फॉलो करते हैं, एक ही रूटीन बार 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 फॉलो करते रहते हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज होती है वो इतनी जल्दी नहीं सीख पाते, दूसरों को जो है वो अपने फॉर एग्जाम्पल मदर्स को या टीचर्स को या अपने सिबलिंग्स को जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इसके अलावा जो उनके सेंसरी चैलेंजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कि इनके जो सेंसेस होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं चीज़ों को लेके। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया स्टडी करते हैं। जो क्राइटेरिया ए है वो कहता है कि इन लोगों की या तो सोशल कम्युनिकेशन में मसला होगा या सोशल इंटरेक्शन में मसला होगा। अब उसने इसके जो है वो 3 सब पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहले उसने बोला है कि बेसिकली ये सोशल इमोशनल, मतलब इन लोगों को ये नहीं पता कि किस जगह अगर फॉर एग्जांपल कोई दुख वाला माहौल है तो वहाँ पे किस तरह बिहेव करना है, या कोई हैप्पी मोमेंट है तो वहाँ पे खुश होना है। मतलब इन लोगों की बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है कि एक मतलब दो लोगों के दरमियान कॉन्वर्सेशन, एक बंदा बोल रहा है, सामने वाला बंदा जवाब दे रहा है, फिर सामने वाला बंदा कुछ पूछ रहा है तो पहले वाला बंदा कोई जवाब दे रहा है, तो उसको बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन बोलते हैं। तो इस तरह के जो बच्चे होते हैं उन लोगों की बैक एंड फोर्थ कॉन्वर्सेशन बिल्कुल भी नहीं होती। उनसे अगर आप पूछें कि आपका क्या नाम है, कि आप क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो वो बिल्कुल कोई जवाब नहीं देंगे। मतलब उन लोगों को किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा किसी सोशल इंटरेक्शन को लेके। सेकंड आ जाता है कि ये डेफिसिट होते हैं, मतलब इनकी वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिल्कुल ज़ीरो होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम किस चीज़ को कहते हैं? हमारा आई कांटेक्ट, हमारी जेस्चर्स, हमारे पोस्चर्स, हमारी बॉडी लैंग्वेज। अब इन लोगों की जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है वो बिल्कुल ज़ीरो होती है। सही है ना, ये अपने जेस्चर शो करते हैं, ना ये दूसरों के जेस्चर्स को समझ सकते हैं, ना मतलब अगला बंदा जो है फॉर एग्जांपल अगर इनसे कोई बात कर रहा है, वो कोई जेस्चर शो कर रहा है तो उन लोगों को नहीं समझ आएगी। इसके अलावा इन लोगों के जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं ना वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। मतलब आप ये नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि इधर दे आर हैप्पी और दे आर सैड, या वो उस टाइम क्या फ़ील कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो है वो डेफिसिट होते हैं इन डेवलपिंग रिलेशनशिप, मेंटेनिंग रिलेशनशिप एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप्स। ना तो ये डेवलप कर सकते हैं रिलेशनशिप्स को, ना उनको जो है ये मेंटेन कर सकते हैं, और ना ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि इनको ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल कि देखिए हर बंदे का जो है वो डिफरेंट रोल होता है सोसाइटी में। सही है, उसका डिफरेंट सोशल रोल है। फॉर एग्जांपल कि अगर वो घर में एक मदर है तो उसका मदर की तरह रोल होगा, अगर वो जॉब कर रही है, टीचर है तो उसका उस टीचिंग वाले प्रोफेशन में या उस ऑर्गेनाइजेशन में उसका एज अ टीचर रोल होगा। तो इनको नहीं पता कि इन लोगों का इन मतलब डिफरेंट सिचुएशन में इन लोगों का क्या सोशल रोल होता है। ठीक है, इसके अलावा इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता अपने पीयर्स में, और फ्रेंड्स बनाने में भी इन लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नंबर 1 जिसमें बताया गया है कि उनकी सोशल कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगी, परसिस्टेंट डेफिसेंट होगा। तो ये उसके 3 पॉइंट हैं। इसके अलावा हमारे पास क्राइटेरिया भी आ जाता है कि इन लोगों का या तो रिस्ट्रिक्टेड या रिपीटेटिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर होते हैं। हमने जो सेकंड स्लाइड थी उसमें भी ये पढ़ा था कि ये एक चीज़ को या एक्टिविटी को या इंटरेस्ट को बार बार रिपीट करते रहते हैं। अब इस क्राइटेरिया बी के उन्होंने 4 पॉइंट्स बताए और इनमें से किसी 2 का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 आ जाता है कि ये जो है इनकी रिपीटेटिव मोटर मूवमेंट्स होते हैं। ये किसी एक वर्ड को, किसी एक स्पीच को बार 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 बोलते रहते हैं। या तो कभी कभार अपने टॉयज़ को फॉर एग्जांपल लाइन करेंगे तो उनको लाइनिंग अप करेंगे। अब इसमें एक वर्ड है इकुलेलिया। इकुलेलिया का मतलब ये होता है कि मीनिंगलेस वर्ड्स को जो है ये बार बार जो है वो रिपीटेट करते रहेंगे। इसके अलावा ये कुछ ऐसे फ्रेजेस रखते हैं फॉर एग्जांपल कि इन लोगों के अपने वर्ड्स होते हैं। अब लेट्स सपोज कि अगर ये परिंदा एक हवा में उड़ रहा है तो ये उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हवा। हाँ, फॉर एग्जांपल ये ब्रेड को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? रोटी। तो मतलब इन्होंने अपने यूनिक वर्ड्स रखे होते हैं चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा इनकी रिस्ट्रिक्ट या
सेमनेस ये लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल इनकी अगर एक रूटीन है उसको रिचुअल की तरह फॉलो करेंगे। अगर एक खाना खा रहे हैं तो वही खाते रहेंगे। एक रूट से अगर इन लोगों ने फॉर एग्जांपल स्कूल जाना है तो उसी रूट से स्कूल जाना पसंद करेंगे। इधर उधर होगा तो ये मतलब डिस्ट्रेस हो जाएंगे। सेम खाना जो है वो ये रोज़ खाना पसंद करते हैं। मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे जो है ये गुस्सा करने लग जाते हैं ऑटिज़म वाले बच्चे जो होते हैं। इसके अलावा इन लोगों का जो इंटरेस्ट होता है या फोकस फॉर एग्जांपल ये किसी एक ना मतलब फजूल सी चीज़ के साथ इन लोगों का ये लोग अटैच हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल किसी खिलौने को साथ लेके चलेंगे, कोई गुड़िया है, कोई भालू है, या कोई कोई भी और चीज़ है, कोई बैग है, तो उसको हर टाइम अपने साथ रखेंगे। सही है। तो इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 है कि इनकी या तो मैंने आपको सेकंड स्लाइड में बताया था कि इनके जो सेंसेस होते हैं या तो वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं या बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं। फॉर एग्जांपल कभी कभी इनको समझ नहीं आता कि पेन में या टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। ऐसे ही और कभी कभार जो है ये इतना ज़्यादा शोर करने लग जाते हैं, कोई साउंड इस तरह की इनको अजीब लगने लग जाए, या कभी कभार जो है ये बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को टच करने लग जाते हैं या उनको स्मेल करने लग जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया बी है उसके यही 4 पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया नंबर सी है। उसमें ये बोलता है कि ये सिम्टम्स जो है वो अर्ली डेवलपमेंटल पीरियड मतलब 18 साल की उम्र से पहले पहले प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है 18 साल के बाद भी माइट भी वो सोसाइटी में जाए या सोसाइटी में जाके जो है वो अगर उठने बैठने की वो स्ट्रैटेजी सीख जाता है तो माइट भी वो कोप अप उस चीज़ से कर सकता है। इसके अलावा क्राइटेरिया नंबर डी है कि ये जो है वो कोई भी क्लिनिकल इम्पेयरमेंट कॉज करे उसके सोशल, ऑक्यूपेशनल या अदर एरियाज ऑफ करंट फंक्शनिंग में। और थर्ड हमारे पास जो क्राइटेरिया उसमें ये है कि किसी और मतलब किसी और बीमारी की वजह से ना हो। ये ना हो कि बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डिसऑर्डर है तो आप उसको ऑटिज़म का डिसऑर्डर बता दें। तो क्राइटेरिया डी और हमारे पास ई जो है ये मोस्टली हर डिसऑर्डर के अंदर जो है वो कॉमन होते हैं। अब जो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की मैं अगर आपको एक लाइफ एग्जांपल बताऊँ, मेरी एक रिलेटिव में मैं एक जगह गई थी, तो वहाँ पे हम कॉन्टीन्यूसली उस बच्चे को मैं ऑब्ज़र्व करी थी। तो वो कॉन्टीन्यूसली ये कर था कि वो अगर अपने उसने फिंगर अपने उसने मुंह में दिए तो कॉन्टीन्यूसली अपने मुंह में दिए जा रहा था। अगर वो उछल रहा था तो वो कॉन्टीन्यूस उछल रहा था। और हम इर्द गिर्द के लोग मतलब जैसे कि मुझे खुद भी नहीं पता था, उसकी अम्मी ने बेसिकली हमें आके बताया। वो बच्चा यहाँ का नहीं था, बाहर से वो आया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि इस तरह उसको ऑटिज़म है। तो इसके अलावा वो जो है वो एक ही चीज़ करता है। इसके अलावा हमारी क्लिनिकल सेटिंग्स में भी बहुत से इस तरह के ऑटिज़म के पेशेंट्स आते हैं जो कि एक फॉर अच्छा ऑटिज़म जो है ना बेसिकली ये ट्रीटेबल नहीं है, ये कभी भी ट्रीटेबल नहीं हो सकता। ये सिर्फ मैनेजेबल है। जो जना साइकोलॉजिस्ट हैं या उनके आगे इतने थेरेपिस्ट वगैरह मौजूद हैं तो वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए इन बच्चों को सिखाते हैं। इसके अलावा इन बच्चों की जो लर्निंग होती है ना, नॉर्मल बच्चे जैसे फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल बच्चा जो है वो ABC सीखने में फॉर एग्जांपल अगर 1 साल लगा रहे हैं नर्सरी क्लास में, तो ये इनको डबल मेहनत करनी पड़ेगी, ये 2 साल लगाएंगे। तो तब ये उस बच्चे की जो है वो कैपेबिलिटी को मैच अप कर सकेंगे। तो ये सारा था ऑटिज़म के बारे में। तो इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।